गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज का हमारा टॉपिक है सांस्कृतिक परिवर्तन। तो बच्चों, यहाँ हम सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज की संरचना में अनेकों परिवर्तन आए, तो इसी के बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ दिया गया कि पिछले अध्याय में आप यह जानना कि किस प्रकार उपनिवेशवाद से हुए परिवर्तनों ने भारतीय सामाजिक संरचना में बदलाव उत्पन्न किया। तो देखिए, अब यहाँ उपनिवेशवाद का एक देश का दूसरे देश पर अधिकार कर लेना और पूरी राजनीतिक जो व्यवस्था है उस पर जो उपनिवेशवाद स्थापित करता है उसका शासन हो जाता है। तो ये तो हम आपको पिछले अध्याय में पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ उपनिवेशवाद के कारण जो परिवर्तन आए हैं, तो औद्योगिकरण और नगरीकरण ने लोगों के जनजीवन को पूरी तरह से बदल दिया। तो कहने का मतलब है बच्चों, उपनिवेशवाद के कारण औद्योगिकरण और नगरीकरण में अनेक परिवर्तन आए और कुछ लोग जो खेतों में काम करते थे अब वह कारखानों में काम करने लगे। कहने का तात्पर्य, जो लोग खेतों में काम करके कृषि के द्वारा अपनी जीविका का निर्वाह करते थे, अपना जीवन यापन करते थे, अब वो लोग कारखानों में काम करने लगे। और औद्योगिकरण और नगरीकरण के द्वारा अब बहुत से लोग गाँव को छोड़कर नगरों में जाकर बसने लगे, गांव को छोड़कर नगरों में जाकर रहने लगे। तो और इस प्रकार लोगों के कार्य करने की जो प्रणालियाँ थी, लोगों के कार्य करने के तरीके थे, उन सब में परिवर्तन आया। संस्कृति, लोगों की संस्कृति, जीवन शैली, प्रारूप, फैशन और लोगों की भाव भंगिमाओं में परिवर्तन आया। तो कहने का तात्पर्य बच्चों, जो हमारे कार्य करने का तरीका था, उपनिवेश के कारण उनमें परिवर्तन आया। हमारे फैशन, हमारी सांस्कृतिक, हमारे जीवन शैली, हमारे रहन सहन के तरीकों में परिवर्तन आया। अब देखिए, यहाँ कुछ समाजशास्त्री सामाजिक संरचना का अर्थ लोगों के संबंधों की वह सतत व्यवस्था है। सामाजिक संरचना क्या है? लोगों के संबंधों की वह सतत व्यवस्था है जिसे कि सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप अथवा व्यवहार के प्रतिमान के रूप में सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के द्वारा परिभाषित और निर्देशित किया जाता है। तो सामाजिक संरचना क्या है? लोगों के बीच एक संबंधों की एक व्यवस्था है। आगे इसी में है कि यहाँ आप देखिए, नीचे जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो यहाँ पर दो परस्पर घटनाओं के बारे में हम जानेंगे। दो घटनाएं घटित होती हैं। ये दोनों उपनिवेशिक शासन के प्रभाव की उत्पत्ति हैं, उपनिवेशिक शासन के जटिल उत्पत्ति हैं। अब पहली घटना देखिए, 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों से संबंधित है और दूसरी घटना का संबंध प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं के सुनियोजित और सजग प्रयासों से संबंधित है। तो पहली घटना क्या है बच्चों? 19वीं शताब्दी में जो समाज सुधारक हुए हैं, और दूसरी घटना का संबंध जो 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेता थे उनसे संबंधित है। यह देखिए, यह सामाजिक व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए था जो महिलाओं और निम्न जातियों के साथ भेदभाव करते थे। तो देखिए बच्चों, जो 20वीं शताब्दी में जो समाज सुधारक हुए हैं और 19वीं शताब्दी में जो समाज सुधारक हुए, तो इन सब का मुख्य उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना था। तो सबसे पहले देखिए, समाज सुधार आंदोलन। तो समाज सुधार आंदोलन का क्या अर्थ है? तो समाज सुधार आंदोलन
समाज में फैली कुरीतियों का मतलब बुराइयों के विरुद्ध किया जाने वाला एक संगठित प्रयत्न है, जिसका उद्देश्य सामाजिक जीवन को अधिक स्वस्थ बनाना था या अधिक स्वस्थ बनाना होता है। अब इसी में देखिए, और दूसरी घटना कम सुनियोजित थी, लेकिन यह भी परिवर्तन से ही जुड़ी थी, जो सांस्कृतिक व्यवहारों में हुए और जिन्हें संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण एवं पश्चिमीकरण की 4 प्रक्रियाओं के रूप में हम समझ सकते हैं। तो उपनिवेशवाद के कारण ये 4 प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है, ये उपनिवेशवाद के पहले से ही चल रही थी। अब हम 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए समाज सुधार आंदोलन। तो बच्चों, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, उपनिवेशवाद के कारण हमारे जीवन पर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ा। तो जो उपनिवेशवाद था, इसका हमारे जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। और 19वीं सदी में हुए समाज सुधार आंदोलन उन चुनौतियों के जवाब में थे जिन्हें औपनिवेशिक भारत महसूस कर रहा था। तो उपनिवेशवाद के कारण समाज में इन समाज सुधार आंदोलनों की ज़रूरत थी। सबसे पहले भारतीय समाज में सामाजिक कुरीतियाँ जो फैली थी, उन कुरीतियों से भारत पूरी तरह से प्रभावित था। इन कुरीतियों से भारत पूरी तरह से प्रभावित था। समाज में अनेक बुराइयां फैली थीं। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध और जाति भेदभाव, ये तमाम बुराइयां थीं। और इन बुराइयों को दूर करने के लिए अनेक आंदोलन चलाए गए। 19वीं शताब्दी में जो आंदोलन हुआ वो एक मिश्रित विचारों से संबंधित था। मिश्रित विचारों का मतलब कई समाज सुधारक थे, उन सब के विचार सम्मिलित थे। तो देखिए, राजा राम मोहन राय, इनका नाम आप जानते हो, पंडिता रमाबाई, सर सैयद अहमद खां। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया और इन्होंने समाज में फैली मूर्ति पूजा, सती प्रथा, इन सब का विरोध किया। अब देखिए, राणा डे, इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और इन्होंने विवाह संबंधी एक संगठन बनाया, विधवा विवाह से संबंधित एक संगठन बनाया और राजा राम मोहन राय ने इसका समर्थन भी किया। तो बच्चों, गोविंद राणा डे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की और इन्होंने विधवा विवाह से संबंधित एक संगठन बनाया जिसका समर्थन राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय भी विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। आगे शिक्षा की यहाँ पे एक नई प्रणाली, आधुनिक प्रणाली अपनाई गई। आधुनिक कहने का तात्पर्य शिक्षा की नई प्रणाली में आधुनिक और उदारवादी प्रकृति थी। और सर सैयद अहमद खां इनके नाम से भी आप परिचित थे। तो ये मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। ये मुसलमानों द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलनों में अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन प्रमुख थे। अहमदिया आंदोलन 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा चलाया गया और इसका उद्देश्य मुसलमानों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद खां थे। उन्होंने मुसलमानों में
समाज सुधार के लिए एक पत्रिका निकाला जिसका नाम था तहज़ीब-उल-अखलाक। तो ये लोगों के और इन्होंने देखिए समाज में फैली जो मुस्लिम समाज में अंधविश्वास थे, कुरीतियाँ थी, उनको दूर करने का प्रयास किया। 1875 में अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की इन्होंने स्थापना की और आगे चलकर यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप ले लिया, जिसे आज हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। तो ये है आगे इसी में अनेक आंदोलन चलाए गए। मद्रास और महाराष्ट्र के समाज सुधारकों में भी अनेक आंदोलन किए। बंगाल के केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास का इन्होंने दौरा किया और पंडिता रमाबाई ने देश के अनेक क्षेत्रों का दौरा किया और इनमें से तो कुछ तो विदेशों का भी दौरा किया। मतलब कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने विदेशों में भी भ्रमण किया। ईसाई मिशनरियों तो सुदूर क्षेत्रों में आज भी जैसे नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में भी गए। ईसाई मिशनरी, ईसाई धर्म के लोग आधुनिक सामाजिक संगठनों में जैसे बंगाल में ब्रह्म समाज, पंजाब में आर्य समाज की स्थापना हुई और 1914 ईस्वी में अंजुमन तकरीबन में इस्लाम की स्थापना हुई। ये भारत में मुस्लिम महिलाओं की एक राष्ट्र स्तरीय संस्था थी, मुस्लिम महिलाओं के लिए था और समाज सुधारकों ने सभाओं व गोष्ठियों के अलावा जन संचार के साधन जैसे अखबार, पत्रिका आदि के द्वारा भी लोगों में वाद विवाद को जारी रखा। तो बच्चों, समाज सुधारकों ने अनेक जगहों में गोष्ठियाँ की, अनेक संगठन स्थापित किए, जनसंचार के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाई। स्वतंत्रता एवं उदारवाद ने नवीन विचार और नवीन परिवार और विवाह से संबंधित नए विचार, माँ एवं पुत्री की नवीन भूमिका एवं परंपरा और संस्कृति में स्वचेतन गर्भ के नवीन विचार आए। तो बच्चों देखिए, स्वतंत्रता के बाद लोगों के जीवन में एक नया परिवर्तन आता है, नए नए विचार आते हैं, नए नए परिवारों की स्थापना होती है और विवाह से संबंधित नए विचार उत्पन्न होते हैं। माँ और बेटी के रिश्तों में एक नई भूमिका और परंपरा, एक नई संस्कृति का जन्म होता है। शिक्षा के मूल्य में अनेकों परिवर्तन आए। अब यहाँ राष्ट्र का आधुनिक बनना जरूरी था। अब जब स्वतंत्रता के बाद लोगों के जीवन में ये सारे परिवर्तन आए तो एक नए राष्ट्र का बनना यहाँ जरूरी था। नए राष्ट्र के रूप में एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण हुआ। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के समाज सुधार आंदोलनों ने कुछ विषयगत समानताएं थीं, किंतु इन्हीं समानताओं के साथ कुछ असहमतियां भी थीं। कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति लोगों में चिंता थी तो कुछ उच्च जातियों के मध्यवर्गीय महिलाओं और पुरुषों से संबंधित थे, जबकि कुछ ने तो जो माना कि सारी समस्याओं का मूल कारण सच्चे हिंदुत्व के सच्चे विचारों का कमज़ोर होना था। तो इस तरह मुस्लिम समाज में भी अनेक समाज सुधारक हुए। इनमें भी बहुविवाह, पर्दा प्रथा, इन सब पर अनेकों स्तरों पर बहस हुई। उदाहरण के लिए देखिए, जहांआरा बनाम अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन, इसमें बहुविवाह की कुप्रथाओं के विरुद्ध यह बहस किया गया।
आगे बहुविवाह के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव में उर्दू भाषा के अखबारों, पत्रिकाओं आदि में भी ये बहस छिड़ गई। पंजाब से निकलने वाली महिलाओं की एक पत्रिका तहसीन में निष्कन में खुलकर बहुविवाह का विरोध किया गया। तो ये मुस्लिम महिलाओं में जो बहुविवाह प्रथा थी, इन सब का विरोध किया गया। ब्रह्म समाज ने सती प्रथा का विरोध किया। बंगाल में हिंदू समाज के रूढ़वादियों ने धर्म सभा का गठन किया। जो रूढ़वादी थे, एक गठन स्थापित किया जिसकी तरफ से ब्रिटिश सरकार को एक पत्रिका भेजी गई। इस पत्रिका में रूढ़वादी हिंदुओं ने ये दावा किया कि समाज सुधारकों को कोई अधिकार नहीं है कि वो धर्म ग्रंथों की व्याख्या करें। एक और दृष्टिकोण भी था कि जिसके अंतर्गत दलितों ने हिंदू रैली को पूर्ववत अस्वीकार कर लिया। उदाहरण के लिए देखिए, ज्योतिबा फुले ने विद्यालय जो स्थापित किया था, जिसमें 13 साल की एक छात्रा मुक्ताबाई ने आधुनिक शिक्षा का प्रभाव से 1852 में लिखा, हर जो मजहब जो कुछ लोगों को सहूलियत देकर बाकी को वंचित कर दे, हर उस पंजाब को ये इंसान इस धरती से वांछित कर दे, हर उस मजहब के लिए एक जरा सी गुरूर को ये इंसान अपने जेहन में न रहने दे। तो ये मुक्ताबाई ने लिखा है, जो 13 साल की एक छात्रा थी। आधुनिक शिक्षा के प्रभाव के कारण इन्होंने ये लिखा। तो ये है बच्चों, उपनिवेशवाद के कारण जो परिवर्तन आए, आगे इसी में कल पढ़ाएंगे।